हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हमारी एक बुक अब कंप्लीट हो चुकी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज हम लोग अपनी दूसरी बुक प्रारंभ करने जा रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला चैप्टर हम लोग उसका पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है, परिचय है। उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इस बुक के माध्यम से हम समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं और हमारे जो अर्थशास्त्र है उसकी एक शाखा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो किन अर्थशास्त्र के किन विषयों का, किन शाखाओं का उसमें अध्ययन होता है, उन सभी पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की सारी जो 6 चैप्टर हैं आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। क्लियर है? चलिए नई बुक प्रारंभ करने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दें आप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका पहला चैप्टर है और इसमें पहले चैप्टर में ही हम लोग कुछ आपका बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको पढ़ेंगे। तो इन बेसिक फंडामेंटल में आप देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र मूलतः अध्ययन आप आवश्यक ही आप पूर्व परिचित होंगे। बिल्कुल है, अभी हमने व्यष्टि शास्त्र की बुक को आप कंप्लीट किया है और यही नियम है कि पहले आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ो, फिर उसके बाद समष्टि को पढ़ो। ठीक है? कह रहे हैं कि आरंभ में अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि के बीच का अंतर एक सरलीकरण आपका प्रस्तुत करता है। आप परिचित होंगे कि आप में से जो आगे चलकर अध्ययन अर्थव्यवस्था की विशेषता प्राप्त करने में चुनाव करेंगे, यानी कि अगर किसी को आगे इकोनॉमिक्स से कुछ करना है, उसके लिए बात कर रहा है, तो वे आज समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन अर्थशास्त्री द्वारा उपयोगी किए गए जटिल विश्लेषण को अवगत करता है। किसे करता है? अर्थशास्त्री द्वारा जटिल विश्लेषण को अवगत करे होंगे। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल प्रश्न वही रहेगा, यानी कि जो मूल फंडामेंटल आपका क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। आप पाएंगे कि ये वास्तविक व्यवहारिक आर्थिक प्रश्न है जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। क्या संपूर्ण रूप से आर्थिक कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी? संपूर्ण देश में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की आपकी दशा बेहतर है या बुरा हाल है? अर्थव्यवस्था अच्छी है, अर्थव्यवस्था बुरी है, और इसको प्रदर्शित करने वाले संकेत यानी कि सूचकांक क्या होंगे? राज्य कौन सा कदम उठाएगा, यानी कि उनकी गवर्नमेंट स्कीम क्या होंगी? लोग आपका किस तरह से डिमांड करेंगे? अर्थव्यवस्था की दशा में कैसा सुधार है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें देश के पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र इन प्रश्नों पर जटिल विभिन्न स्तरों पर अपना विचार किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोजगार की दशा क्या होगी, कंडीशन कैसी होगी, देश की स्थिति क्या है, देश का व्यवहार कैसा है। क्लियर है? तो माइक्रो में हम लोग इनको बहुत अच्छे से आपका पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और हम लोग इनको गौर करके देखने वाले हैं कि लोग किस तरह से कदम उठा रहे हैं। ठीक है? कैसे क्या चीजें हैं, तो हम लोग इनको सब अच्छे से देखेंगे कि क्या लेवल है। आइए बात करते हैं। कह रहे हैं कि इस पुस्तक में आप परिचित समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण के कुछ मूलभूत सिद्धांत से होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग कुछ मूलभूत जो आपके प्रिंसिपल हैं हम उनका विश्लेषण करेंगे। जहां तक संभव होगा सिद्धांत सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा, यानी कि कोशिश ये रहेगी कि आपको जितने भी इकोनॉमिक्स के जो भी आपके प्रिंसिपल हैं वो एक आपको इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा जाए। कभी कभी पाठकों को कुछ कठिनाई से परिचित कराने के लिए प्रारंभिक बीजगणित का प्रयोग किया गया है। और कह रहे हैं कि बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको देखने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स में कुछ इसमें चीजें हैं इकोनॉमिकल में, तो जिसमें आपको आप देखेंगे कुछ आपको गणितीय रूप भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मिलेगा गणितीय रूप। आप देखते हैं कि कुछ अल्फा बीटा कुछ उसकी मात्रा कुछ वैल्यूज होती हैं, तो वो आपका बीजगणित से है, अलजेब्रा से है आपका बेसिकली। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत कि कुछ जहां भी कठिनाइयां होंगी वो आपको ध्यान में रखी जाएंगी आपके। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, यदि हम किसी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखते हैं तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु और सेवा का निर्गत एक साथ संचालित प्रवर्तित होता है। कैसे होता है? चाहे गुड हो या सर्विस हो, सबको हम एक साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, ये खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है। निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। क्या होती है इसमें? आउटपुट में वृद्धि होती है। क्लियर है? तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको
परिचय दे दूं, फिर हम लोग आपका चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। आमतौर पर औद्योगिक वस्तु की कीमत निर्गत कीमत स्तर में बढ़ता है। औद्योगिक वस्तु में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्गत के साथ एक वृद्धि या ह्रास प्रवृत्ति होती है। या तो जो आउटपुट है किसी भी वस्तु का, यानी कि कोई चीज आपने प्रोडक्शन बनाई है, तो या तो उसकी वस्तु में डिमांड में या तो मांग में वृद्धि होगी, या तो उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवा की कीमत का साधारण तथा एक साथ बढ़ने की घटने की प्रवृत्ति होती है। हम विभिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को एक प्रकार से घटते या बढ़ते हुए देखते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर कीमत और रोजगार के स्तर को एक दूसरे को अंतः है संबंधी है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण हम कार्य की अपेक्षा आसान हो जाता है। उपयुक्त परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत स्तर पर नीचे की बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का एक प्रतिनिधित्व रूप में वस्तु के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इस प्रतिनिधि वस्तु का उत्पादन सभी वस्तु और सेवा के औसत उत्पादन में होगा। प्रतिनिधि वस्तु की कीमत का स्तर रोजगार के समान आपकी कीमत और इस पर होता है। तो इसको भी हम लोग आपका देखने वाले हैं और सारी चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाए। क्लियर है? तो कुछ इसके अंतर्गत स्मरणीय बिंदु हैं जिनको हमको याद रखना है। क्लियर है? पहला बिंदु को ध्यान रखिए, अर्थशास्त्री अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक सिद्धांतों का मोटे रूप में कह रहे हैं कि दो शाखाओं में बांटा है। कौन सी है? एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो यही है आपके दो शाखा जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि वहां का स्ट्रक्चर, वहां का इकोनॉमिकल स्वरूप, अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से संपूर्ण संपूर्ण रूप से देखते हैं तो हम पाएंगे कि क्या पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं में वस्तुओं और
सेवाओं के निर्गत, निर्गत का मतलब है आउटपुट, ये जो स्तर है, आउटपुट के स्तरों के एक साथ संचलन की प्रवृत्ति है, एक साथ संचलन की प्रवृत्ति। 2 पॉइंट को लिखिए, फिर मैं आगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जब हम लोग अभी जो इंट्रो पढ़ रहे थे उसका पूरा ही आपका समराइज रूप है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, इसको लिखिए, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़े। लिख लीजिए, हो गया। फिर तीसरे बार लिख लेते हैं, फिर आगे मैं मौका दूंगा बाद में आपको तीसरा करने। देखिए, कह रहे हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों से समस्त निर्गत का स्तर, कीमत, कीमत स्तर, रोजगार स्तर, रोजगार स्तर, एक दूसरे के निकट संवर्ती, एक दूसरे के निकट संबंधित है। तो संपूर्ण हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षा आसान हो जाता है। क्या होता है? आसान हो जाता है। तो ये तीनों थे जो हमने आपका, तीनों को हमने इसमें देखा। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से देखते हैं तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति, यानी कि गुड्स भी, सर्विस भी, सारे प्रोडक्शन आपको मिलेंगे। दूसरे में देखेंगे आप, तीसरे में, यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों के समस्त निर्गत का, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आउटपुट है हमारा, बेसिकली जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वस्तु बना रहे हैं, ठीक, समस्त स्तर का कीमत स्तर, रोजगार स्तर,
एक दूसरे के निकट समवर्ती संबंधित है, डिपेंडेंट है कैसे, एक दूसरे के, तो संपूर्ण हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना आसान होता है। अगर हमको ये पता लग जाए कि रोजगार का स्तर क्या है, इकाइयों का स्तर क्या है, किस प्रकार एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, कैसे कीमत फ्लक्चुएट हो रही है, प्रोडक्शन में किस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो हम इसको थोड़ा सा और आसान नजरिए से इसको देख सकते हैं या कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हम लोग देखते हैं। नंबर पॉइंट बना के देखिए, कह रहे हैं कि विश्व में में 1930 से पहले अर्थशास्त्रियों की विचारधारा प्रचलित व मान्यता थी कि क्या मानता थी, अर्थव्यवस्था में सदापूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। परंतु 1929 से लेकर 1933 की विश्वव्यापी 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 महामंदी विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यताओं को चूर चूर कर दिया, चूर चूर कर दिया। यानी कि जिस तरह की मान्यता आपकी चल रही थी उनको पूरी तरह से आपका तोड़ दिया। तो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कब हो रहा है? 1930 के दशक की बात। कहते हैं कि 1929 और 23 में जो महामंदी आई थी, यूएस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ठीक, और ये वही दौर है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो अर्थव्यवस्था में साल के बाद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है
कि कोई घटना हो जाए, युद्ध अटैक पड़ जाए, उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, नहीं। बहुत लंबे समय के बाद इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? और इसमें बहुत सारी चीजें हमारी स्पष्ट रूप से प्रचलित होती हैं और सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। चलिए लिखिए इसको। तो देखिए, इस तरह से ही हम इन सभी चीजों की बात करेंगे। तो अभी तो हम शुरुआत भी नहीं करे हैं, यहां तक ही हम लोग कंटिन्यू करे हैं। इसके नीचे की समस्या शास्त्र में क्या होता है, कैसे उत्पादन होता है, जिन विशेषताओं के विषय में संबंध पे हम विशेषताओं को उन्हें परिवर्ती कहते हैं, ये सब चीजें, ये सारी इसकी शब्दावलियां, मुद्रास्फीति, मंदी, कीमत चाल, इन सबको हम लोग गौर करके देखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी बुक को अच्छे से देखा, उसकी शुरुआत करी। चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि कुछ चीजों को हमने बहुत बेसिक से समझा है, बाकी से इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।